हेलो एवरीवन। तो जीआईसी लेक्चरर, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस आदि बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो कि अब क्रमशः लगी हुई हैं और अगले महीने से यानी कि जून से लेकर दिसंबर तक आपकी कई सारी महत्वपूर्ण परीक्षाएं होनी हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर के बारे में, जिसके अब तक आप लोगों के 9 मॉडल पेपर हो चुके हैं, प्लस जो आपका जीएस का सिलेबस है उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी संभावना है कि इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिनको निहायत ही आपको पूर्ण करना ज़रूरी होता है, सारी चीज़ें आपको पहले ही करवा दी गई हैं। और अगर आपने अभी तक जो ये पुराने लेक्चर हुए हैं इनको नहीं देखा है तो आप चैनल को ओपन करिएगा। यहाँ पर आप कोर्सेज बटन जो है इसको आप क्लिक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब तक जितने भी मॉडल पेपर हुए हैं सारे मॉडल पेपर एक ही जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप देखेंगे दोस्तों ना, तो यहाँ पर एलटी ग्रेड से स्टार्ट करेंगे तो क्रमशः यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51, फिर आपकी जो है जीटीसी की परीक्षा हुई है और अब जीआईसी की परीक्षा हो रही है। तो लगभग 50 से ज़्यादा मॉडल पेपर आपके कंप्लीट करवाए जा चुके हैं और सभी मॉडल पेपर आपका जो सिलेबस है उसी पर बेस्ड हैं, क्योंकि यूपीपीएससी की जो भी परीक्षा होती है उनका जो जीएस का पोर्शन होता है लगभग कॉमन ही रहता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, नहीं तो कॉमन ही रहता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका जीएस का लेक्चर है यानी कि जो थियरी है वो भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है और इसके लिए भी एक अलग से प्लेलिस्ट है। हालांकि दोनों का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और पूरे 1.5 साल का जो करंट अफेयर है ये भी करवाया जा चुका है। इसके लिए आप प्लेलिस्ट ओपन करिएगा और जो करंट अफेयर नाम का एक प्लेलिस्ट है इसको ओपन करेंगे तो जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक का जो करंट है और ये लगातार अपडेट होता रहता है, इसको आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। प्लस अगर आप पेड ग्रुप में आना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल कास्ट पर आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और पेड ग्रुप में आपको कुछ अतिरिक्त सुविधाएं जैसे कि पीडीएफ, डेली का टारगेट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक ग्रुप आपको और मिलता है जिसमें मैं आपको प्रतिदिन PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं करवाता हूं ताकि आप PYQs भी अच्छे तरीके से कर सकें, क्योंकि PYQs करके जाना ये आपकी परीक्षा रणनीति का एक सबसे अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ठीक है। और बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिलान कोर्टिना 2026 में किस देश ने महिला हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों मिलान कोर्टिना 2026 ये नाम जैसे ही आता है आपके जहन में शीतकालीन ओलंपिक के बारे में ख्याल आता होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 जिसका 2026 में 25वां संस्करण था, ठीक है। ये 25वां संस्करण था जो कि आयोजित किया गया था। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या था कि ये जो 25वां संस्करण था इन्हें मिलान कोर्टिना नामक 2 शहरों में आयोजित किया गया था। महिला हॉकी का जो ओलंपिक स्वर्ण पदक है इसे जीता है अमेरिका ने हराया था किसको, फाइनल में कनाडा को, और ये अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था। अमेरिका ने कनाडा को मात्र 2-1 से ही हराया है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं ओलंपिक शीतकालीन खेल के बारे में। तो ये 25वां संस्करण था और इसके जो शुभंकर रहे, शुभंकर भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुभंकर हैं टीना और माइलो। ये जो टीना और माइलो हैं दोस्तों, टीना ये कार्टिना शहर के नाम पर, माइलो ये मिलानो शहर के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं, ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का चुनाव किया जाता है और 2025 के लिए ये जो अवार्ड है ये स्मृति मंधाना को गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा एग्ज़ाम में कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं, जैसे कि वर्ष की उभरती हुई खिलाड़ी, ये शतरंज की खिलाड़ी दिव्या देशमुख को चुना गया है। पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं प्रीति पाल, ये ट्रैक और फील्ड से संबंधित खिलाड़ी हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है अंजलि भागवत को जो कि शूटिंग से संबंधित है और इनको ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज के रूप में उनके अग्रणी कैरियर के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको प्लीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कलारी लीप नामक संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों ये बात यहाँ पर हो रही है कलारी लीप नामक संयुक्त समुद्री अभ्यास के बारे में। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, लक्षद्वीप और मिनिकॉय में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा कि इसका आयोजक भारतीय वायुसेना है। भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान ने तटरक्षक बल और विशेष अभियान प्रभाग के साथ मिलकर यह
उच्च स्तरीय अभ्यास आयोजित किया है। कहाँ पर? तो ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ध्यान दीजिएगा कि जो ये आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है धर्म गार्जियन, इसका 2026 में 7वां संस्करण था और इसका आयोजन उत्तराखंड के चौबटिया में किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। धर्म गार्जियन नामक जो युद्धाभ्यास होता है इसे भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसका आयोजन 24 फरवरी 2026 से लेकर 9 मार्च 2026 के बीच में किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने लगातार दूसरे वर्ष ASQ बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये जो हवाई अड्डा है ये है मैंगलुरु हवाई अड्डा। लगातार दूसरे वर्ष ASQ बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स का पुरस्कार जीता है मैंगलुरु हवाई अड्डे ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 79th बाफ्टा अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 6 ट्रॉफियाँ जीती हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष जो ऑस्कर का अवार्ड है, ऑस्कर 2026, ये गया था वन बैटल आफ्टर अनदर को, और इसी फिल्म ने बाफ्टा अवार्ड भी जीता है। तो आपको याद रखना थोड़ा सरल हो गया होगा। ऑप्शन सी, वन बैटल आफ्टर अनदर, ऑस्कर अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड दोनों को जीता इसने। और 2026 में ये बाफ्टा का 79वां संस्करण है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पर डिटेल में एक बार समझ लेते हैं बाफ्टा अवार्ड के बारे में। तो ध्यान दीजिए कि इसका जो आयोजन है ये लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में किया गया था 22 फरवरी को, और बेस्ट फिल्म चुनी गई है वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वाधिक 6 पुरस्कार जीते हैं वन बैटल आफ्टर अनदर ने। और एक बात और, भारत के लिए भी यह वर्ष बेहद ऐतिहासिक रहा है बाफ्टा अवार्ड की दृष्टि से, क्योंकि पहली बार किसी मणिपुरी फिल्म जिसका नाम है बूंग, BOONG, इस फिल्म ने बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। और फिलहाल बेस्ट फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं पॉल थॉमस एंडरसन इसी मूवी के लिए, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया है आइस वेयर मूवी के रॉबर्ट अरामायो, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गया है हेमनेट मूवी के लिए जेसी बकले को, जबकि आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म चुनी गई है हेमनेट। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य PM श्री मॉडल की तर्ज पर CM श्री स्कूल शुरू करने जा रहा है? तो ये राज्य होगा आपका हरियाणा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। और हरियाणा सरकार ने आधुनिक जो बुनियादी ढांचे हैं और समावेशी शिक्षा को, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए PM श्री मॉडल पर CM श्री स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया है। अब यहाँ पर कुछ MCQs साइंस बेस्ड हैं और हाल ही में कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उन्हीं का कलेक्शन है। जैसे कि पूछा गया था कि एडिपोज टिश्यू, ये जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या एड्रेनालाइन में से किसका भंडारण करते हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों वसा का। ठीक है, जो एडिपोज ऊतक होते हैं ये वसा का भंडारण करते हैं। इनको रट के रखिएगा। एडिपोज ऊतक एक प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। ठीक है, और जो मुख्य रूप से वसा को संग्रहित करता है, और ये जो वसा होती है ये ऊर्जा भंडार के रूप में बाद में काम आती है, इमरजेंसी ईंधन के रूप में काम में आता है। ये शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है, गर्मी, और अंगों को कुशन और सुरक्षा देता है। तो एडिपोज टिश्यू जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, त्वचा की बाहरी परत किस प्रकार के टिश्यू से बनती है? त्वचा की दोस्तों जो सबसे ऊपरी परत होती है वो बनती है उपकला ऊतक से, यानी कि इसका उत्तर विकल्प बी होगा। ध्यान दीजिएगा, उपकला ऊतक त्वचा की बाहरी परत बनाती है, और ये जो परत होती है इसे कहते हैं एपिडर्मिस। यह पर्यावरणीय खतरों जैसे कि रोगजनक, रसायन और शारीरिक चोट के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन और अपचयन एक साथ होते हैं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऐसा जो मतलब केमिकल रिएक्शन होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ओके, देखते हैं। पारदर्शी साबुन को एथेनॉल में घोलकर और फिर अतिरिक्त विलायक को वाष्पित करके बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। सिंथेटिक डिटर्जेंट को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा रहा है, ये भी सही है आपका। और ये देखिए, सिटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड एक लोकप्रिय धनायक अपमार्जक है और इसका उपयोग
हेयर कंडीशनर के रूप में किया जाता है, ये भी आपका करेक्ट है। चौथा है कि आमतौर पर सोडियम साबुन पोटेशियम साबुन की तुलना में त्वचा के लिए नरम होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दे रखिएगा कि जो सोडियम साबुन है ये पोटेशियम साबुन की तुलना में हार्ड होते हैं, नरम नहीं होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते, ठीक है। तो और यही वजह होती है कि जो सोडियम साबुन होते हैं ये कपड़े धोने में या फिर नहाने का जो साबुन होता है तो ये दोनों में बनाए जाते हैं, जबकि जो पोटेशियम साबुन है तो इनका उपयोग जो होता है ये शैम्पू के रूप में होता है या फिर शेविंग फोम के रूप में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तरल घटकों से घुलनशील ठोसों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है। तो दोस्तों तरल घटकों में जो घुलनशील ठोस होते हैं उनको अलग करने की विधि कहलाती है आसवन। ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं आसवन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में जारी पुस्तक का नाम है इन द मार्जिन्स ऑफ एम्पायर ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया चिकन नेक। ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों जनवरी 2026 में ये पुस्तक जारी की गई थी, नाम है इन द मार्जिन्स ऑफ एम्पायर ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया चिकन नेक। तो दोस्तों ये जो किताब है ये अखिलेश उपाध्याय ने लिखी है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस घोषित करने का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर बता दिया गया आपको कि जो विश्व क्वांटम दिवस होता है ये प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को ही मनाया जाता है। 14 अप्रैल को इसे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा कि जो विश्व क्वांटम दिवस होता है ये 14 अप्रैल को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 14 अप्रैल की तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि यह जो प्लैंक स्थिरांक होता है ना, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 4.14 अप्रैल 14, इसलिए इसे 14 अप्रैल को मनाते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि वर्ल्ड क्वांटम डे मनाने की अंतर्राष्ट्रीय पहल दुनिया भर के वैज्ञानिकों के द्वारा 2022 में स्टार्ट हुई थी। मुख्य उद्देश्य क्या था, आम जनता के बीच क्वांटम यांत्रिकी और क्वांटम प्रौद्योगिकी की समझ, सराहना और जागरूकता को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर्स के लिए नामांकित होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर्स के लिए नामांकित होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला हैं, यहाँ पर नाम क्या होगा इनका, सलीमा इम्तियाज़, डायना बेग, गुल फिरोजा कायनात इम्तियाज़। तो इसका सही उत्तर है सलीमा इम्तियाज़, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये हैं सलीमा इम्तियाज़, सितंबर 2024 में आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर्स के लिए नामांकित होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला ये बन गई हैं। नाम क्या है इनका, सलीमा इम्तियाज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में क्या बने थे। तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ये स्वतंत्र भारत की जो पहली कैबिनेट थी उसमें शिक्षा मंत्री के रूप में थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 1947 में स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में उन्हें देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया था। उनका जो कार्यकाल था ये 1947 से लेकर 1958 तक रहा था। शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य और दूरगामी उपलब्धियों के कारण ही हर साल 11 नवंबर को, यानी 11 नवंबर क्या होता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती होती है। तो उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री को माना जाता है। तो देखो यहाँ पर भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है इसमें जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों ये डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री को क्या मानते हैं, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जबकि भारत के राष्ट्रपति को राज्य का नाम मात्र या औपचारिक प्रमुख, नॉमिनल और सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट माना जाता है। जो वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं ये प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। ये लाइन रट के रखना, वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में समाहित होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में 20 वर्षीय सड़क योजना कब स्टार्ट की गई थी। 20 वर्षीय सड़क योजना दोस्तों ये कब शुरू हुई थी, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर 1961 में स्टार्ट हुई थी, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो स्वतंत्र भारत में पहली 20 वर्षीय सड़क योजना
ये 1961 में शुरू हुई थी और इसका एक नाम और भी है, बॉम्बे सड़क योजना। ठीक है, तो इस योजना में सड़कों को 5 कैटेगरी में बांटा गया था, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें और अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। ये 5 कैटेगरीज बनाई गई थी सड़कों की। अगला क्वेश्चन है, भारत पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग में फैला है? तो दोस्तों बात यहाँ पर हो रही है, जैसा कि ये आपका ग्लोब हो गया और इसमें जितने भी भूभाग होते हैं उसमें बात करें तो भारत जो है ये 2.4% पर स्थित है। तो यहाँ पर विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,479 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में भारत उत्तर से दक्षिण की ओर ये 3,055 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर अगर आप देखेंगे तो ये जो है 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो फिलहाल हाल ही में हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलस कंट्री बन गई है भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने युवाओं को वित्तीय सहायता यानी कि स्टाइपेंड प्रदान करने के लिए कौन सी योजना को स्टार्ट किया है? यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो लड़का भाऊ योजना को सही मान लेंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि जुलाई 2024 में जो योजना स्टार्ट हुई थी वो थी मुख्यमंत्री युवा सहायता योजना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, तो विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारणों में दोस्तों यहाँ पर जो भी कारण है आपको लग रहा होगा सभी हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण था कि एनफील्ड राइफल की शुरुआत। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेना में पुरानी बंदूकों की जगह नई पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल को शामिल किया था। इस राइफल के कारतूसों को लोड करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। सैनिकों के बीच यह अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी है। गाय हिंदुओं के लिए और सूअर मुसलमान के लिए हराम, तो इस गाय जो है हिंदुओं के लिए पवित्र और जो सूअर होता है मुसलमानों के लिए हराम। तो इस धार्मिक ठेस ने चिंगारी का काम किया और सिपाही विद्रोह को इसने जन्म दिया था, जिससे यह क्रांति का तात्कालिक कारण बन गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना किस वर्ष स्टार्ट की गई थी? तो दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ये कब स्टार्ट हुई थी? वर्ष 2000 में इसे शुरू किया गया था। सी विकल्प आपका करेक्ट है। ठीक है, और इसे जब शुरू किया गया था तो उस समय भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000, तब प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? 1956 का जो औद्योगिक नीति संकल्प था उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? समाज का समाजवादी स्वरूप स्थापित करना, यानी कि विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प का प्राथमिक उद्देश्य देश में समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना करना और सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व में तीव्र औद्योगिकरण को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन दोस्तों ये है आपका तारापुर, और तारापुर का जो फुल फॉर्म होता है आप जानते ही हैं, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, टाप्स। यह स्टेशन कहाँ पर है? तो ये पालघर ज़िले में है, महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में, और इसने 28 अक्टूबर 1969 को आधिकारिक तौर पर वाणिज्यिक परिचालन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, जून 2024 में एशियाई बैंकर पुरस्कारों में किस वित्तीय संस्थान को एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार मिला है? बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार दोस्तों मिला था जून 2024 में सेबी को। अब बात हो रही है सेबी के बारे में, तो आपको बता दें कि जून 2024 में द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार मिला है सेबी को। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ये इसकी हिंदी होती है। स्थापना होती है इसकी कब? 12 अप्रैल 1988 को, एक गैर वैधानिक प्रशासनिक निकाय के रूप में। लेकिन बाद में जो मतलब देखेंगे आप तो सेबी अधिनियम 1992 के लागू होने के बाद यह 30 जनवरी 1992 को एक स्वायत्त ऑटोनॉमस वैधानिक नियामक प्राधिकरण बन गया है।
तो इसका जो मुख्यालय है जो है ये मुंबई में है और वर्तमान में CEO हैं तुहिनकांत पांडे। ओके, अगला क्वेश्चन है टोडा जनजाति। तो टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? तो टोडा जनजाति मिलती है आपको ट से टोडा, ट से तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पर? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है ए मीटिंग बाय द रिवर किस भारतीय संगीतकार का म्यूजिक एल्बम है जिसके लिए 1993 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। अब आप देख रहे हैं ये 1993 का क्वेश्चन उठा के पूछ दिया है और लग तो आपको करंट की तरह रहा होगा, तो कितना करंट पढ़ेंगे आप? फिलहाल ये जीएस का क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया नहीं, पंडित शिव कुमार शर्मा भी नहीं, पंडित रविशंकर भी नहीं, डी विकल्प में है पंडित विश्वमोहन भट्ट, यही आपका सही है। तो ए मीटिंग बाय द रिवर प्रसिद्ध भारतीय स्लाइड गिटार वादक पंडित विश्वमोहन भट्ट का एक संगीत एल्बम है और इसके लिए उन्होंने अमेरिकी संगीतकार राय कूडर के साथ सहयोग किया था और इस एल्बम ने वर्ष 1993-94 का प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन है DPT का जो टीका होता है ये शिशुओं को उनके टीकाकरण अनुसूची यानी कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के एक भाग के रूप में दिया जाता है। DPT का फुल फॉर्म क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है डिप्थीरिया, पर्डुसिस और टेटनस, यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो फ्रेंड्स ये जो DPT है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस यह मुख्य रूप से शिशुओं और बच्चों को इन 3 गंभीर और जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाने वाला एक संयुक्त टीका है। ठीक है, तो ये जो टीका होता है DPT ये एक साथ डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस तीनों से बचाव करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस कालावधि में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी समूहों के साथ और अधिक स्पष्ट रूप से जुड़ गई थी? तो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा वो समय था जब कांग्रेस जो थी वो हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी समूहों के साथ अधिक मतलब झुकाव रखने लगी थी। तो ये था दोस्तों आपका 1920 के मध्य का दशक। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1920 के दशक के मध्य विशेषकर 1923 से लेकर 1926 के दौरान हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी समूहों के साथ अधिक स्पष्ट रूप से जुड़ने लगी थी। और ये आपका अंतिम प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में बाजारों की देखभाल और वहाँ से होने वाली गलत प्रथाओं की जांच कौन करता था? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य जब था तो उसमें बाजारों की देखभाल करते थे कौन? समस्था अध्यक्ष। क्या नाम था? समस्था अध्यक्ष। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो मौर्य साम्राज्य में बाजारों की देखरेख और वहाँ होने वाली गलत प्रथाओं जैसे कि मिलावट, धोखाधड़ी और अनुचित मूल्य की जांच संस्थाध्यक्ष, समस्थाध्यक्ष बोलते थे इसे, नामक अधिकारी करता था। इसके अतिरिक्त नाप तौल के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए पौतवाध्यक्ष नामक अधिकारी भी नियुक्त होता था। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में मात्र 30 ही प्रश्न हैं और अगर आप अभी तक पेड ग्रुप में नहीं हैं तो आप यहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। धन्यवाद।